जय हिंद साथियों, सीटेट परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का टॉप 30 क्वेश्चन सीडीपी में आपका स्वागत है। सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस की ये हमारी क्लास 5th होने वाली है। पहली 4 क्लासेस का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। द पीएच क्लासेस आपको सर्व करता है सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल और एसटेट के रिगार्डिंग। इन संबंधित सभी नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी क्लासेस जहां पर सीडीपी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, वो सभी आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम रखने वाले हैं टॉप 30 सीडीपी क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं सीटेट, एसटेट और बाकी टेट एग्जाम्स के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मास्टरी ओरिएंटेशन लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू। अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे शिक्षार्थी जो महारत उन्मुख होते हैं, यानी कि महारत हासिल करने के प्रति उनके अंदर ललक होती है, वो अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए किस्मत को नहीं कोसते हैं, बल्कि अगर उन्होंने योग्यता हासिल कर ली है और अच्छी कोशिश भी की है तो बिल्कुल उनको सफलता मिलेगी और वो अपनी सफलता का श्रेय भी योग्यता और किस्मत कोशिश को देंगे। जबकि अगर वो फेल होते हैं तो फेल का ठिकरा वो परीक्षा की कठिनाई या अपनी किस्मत के ऊपर नहीं डालते, बल्कि उनका मानना है कि अगर फेल हुए हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, इसका मतलब है कि उनकी तरफ से अपर्याप्त कोशिश हुई है। जी हाँ साथियों, अगर आप भी कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी हमारा जो एटीट्यूड है वो भी मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स के जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर सक्सेस के लिए वो एट्रीब्यूट करते हैं अपनी योग्यता और कोशिश को, जबकि फेलियर के लिए उनका मानना है कि कोशिश अभी भी सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे जरूर होते हैं जो ये कहते हैं कि एग्जाम में फेल होने का कारण है एग्जाम की कठिनाई या उनकी किस्मत के अंदर दोष, परंतु वास्तविकता के अंदर अपर्याप्त कोशिश ही असफलता का मुख्य कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ साथियों, समीप दूराभिमुख। तो समीप दूराभिमुख ये कहता है कि विकास जो है, विकास की जो दिशा होगी वो शरीर के केंद्र से, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। जैसे साथियों अगर हम देखें, बच्चा जो होगा, बच्चा पहले अपने हाथों से गेंद को पकड़ना सीखता है और फिर धीरे धीरे उंगलियों से छोटे काम करना, यानी कि पहले मेजर एक्टिविटीज, फिर जो माइनर एक्टिविटीज हैं, जो सूक्ष्म कौशल है, सूक्ष्म कौशल विकसित करता है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, बात तो ये सही है, लेकिन ये समीप दूराभिमुख यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के साथ को रिलेट नहीं करती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन द डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप एट द डिफरेंट रेट, बात ये भी सही है, जो कि हमें इम्पैक्ट दिखाती है कि किस प्रकार से वातावरण का प्रभाव बढ़ता है विकास के ऊपर, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, वो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो दिखाते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग द बीड्स इन द थ्रेड। हाँ जी, तो बच्चा मोतियों के धागे में पिरोना बाद में सीखेगा और पहले उसके जो बड़े कौशल हैं, यानी कि गेंद को पकड़ना, उसके बाद वो माइक्रो स्किल्स की तरफ बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे के खड़े होने से पहले बैठने का विकास होता है, इस बात को हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों वो होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की हमेशा एग्जाम में आता है। वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग, ये तीनों आपके एग्जाम में हमेशा आपको दिखाई देने वाले हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो स्वयं से बातें करते हैं, तो साथियों इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे जो स्वयं से बातें करते हैं, इसके बारे में एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है, प्राइवेट स्पीच। दूसरा,
इसी को इनर स्पीच भी हम कह सकते हैं। अब ये इनर स्पीच या जो प्राइवेट स्पीच है वाइगोत्स्की के अनुसार, उसी को पियाजे इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो स्वयं से बात करते हैं, उनका बात करने का कारण होता है कि वो किसी भी कार्य के दौरान खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, यानी कि खुद को व्यवस्थित करते हैं, विचारों को सुव्यवस्थित करके कार्य कुशलता को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन टू ऐड थॉट एंड द सेल्फ रेगुलेशन, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन टू है टू प्रोवाइड द सेल्फ रिइंफोर्समेंट व्हाइल द एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम, ये नहीं है। इगोसेंट्रिक पियाजे ने कहा है, इलॉजिकल भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार बात करना बच्चे का स्वयं से बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी को प्राइवेट स्पीच, इसी को आंतरिक वाक भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें, चैलेंजेस इन द सोशल कम्युनिकेशन, बच्चे के अगर सामाजिक बातचीत में अगर बाधा होती है तो ये किस चीज़ का एविडेंट है, किस चीज़ का सबूत है कि बच्चा किस डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। ADHD नहीं जी, ADHD में बच्चा एक जगह ठहरता नहीं है। सेलेरी पैल्सी का भी यहाँ पे कोई दोष नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज भी नहीं है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा यानी कि सवलीन कर्म विकार से ग्रसित बच्चा सामाजिक संचार में चुनौतियों का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। साथियों, स्कैफोल्डिंग को समझ लेते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब है सहारा देना, सहारा देना। हम यहाँ पर दो उदाहरण मानते हैं। छोटा बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है। साइकिल चलाते समय बड़े व्यक्ति के द्वारा साइकिल को पीछे से पकड़ना ताकि साइकिल कहीं गिर ना जाए और बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख ले, यह उसी प्रकार का सहारा देना है। अगर हम एक छोटे बच्चे जो कि इनिशियल क्लासेस के अंदर विद्यालय में जाता है या शुरू में पढ़ना सीखता है, उसके बारे में अगर हम स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करें तो उसके लिए स्कैफोल्डिंग वो है जब पेरेंट्स के द्वारा बच्चे के हाथ में उंगली के अंदर पेंसिल पकड़ाकर और ऊपर से बच्चे का हाथ पकड़कर स्वयं डॉटेड लाइंस को मिलाते हैं, स्लैंटिंग लाइंस को मिलाते हैं, वो सारा बच्चे को सहारा देना है, वो सारी बातें। अगर हम बड़ी क्लासेस के अंदर बात करें, जैसे NCERT बीच बीच में बच्चों को मैथ्स की बुक में हिंट देती हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं, या कुछ जो आंसर्स होते हैं, कुछ आंसर्स को आधा आंसर लिख के खाली छोड़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, यानी कि बच्चे के लिए जो टास्क बहुत बड़ा है उसको स्मॉल स्टेप्स के अंदर या सिंपल स्टेप्स के अंदर या हिंट प्रोवाइड करना या एक बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करना जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत है, ताकि बच्चा अपनी योग्यता से भी आगे जाकर प्रदर्शन कर सकें और अपने ऑप्टिमम लेवल को रिसीव कर सकें। वही स्कैफोल्डिंग है, वही आलम्बन है और वही सहारा देना है। और वाइगोत्स्की की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ब्रेकिंग ए टास्क डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, बात बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद द ग्रेड फॉर देयर वर्क, सो ग्रेड देना नहीं है। प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद द रीडिंग असेसमेंट, ये भी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट करना स्किल्स को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और बच्चे को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सहायता देना, ताकि बच्चा उस लेवल से आगे जा सके जिस लेवल तक बच्चा स्वयं जा पा रहा था। तो इस प्रकार से इसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो वाइगोत्स्की ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी में, उसमें स्कैफोल्डिंग एक इम्पोर्टेंट टर्म है। डिस्ग्राफिया क्या है साथियों? तो डिस्ग्राफिया के अंदर बच्चा जहाँ पर हम ग्राफिकल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि लेखन से संबंधित, लिखने से संबंधित, तो डिसलेक्सिया में बच्चे को D के जैसे दिखाई देता है, PQ के जैसे दिखाई देता है, साथ में बोलने में भी दिक्कत होती है डिसलेक्सिया में। जबकि डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने से संबंधित समस्या होती हैं, लिखने से संबंधित समस्या। तो यहाँ पर क्या मोटर स्किल्स के अंदर डिफिकल्टी है? नहीं जी। फ्लुएंसी में? नहीं जी। बिहेवियरल पैटर्न को रिपीटेट करता है? नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे
ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे कि बच्चे को लिखित कार्य में चुनौती का सामना करना पड़ता है, डिस्ग्राफिया वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम्स द गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बच्चे को हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चा बनेगा तो उसके लिए बच्चे को क्रिएटिव बनना पड़ेगा, यानी कि उसको स्वयं ही समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। उसकी थिंकिंग जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, विश्लेषणवादी होना चाहिए बच्चा। उसके अलावा जो थिंकिंग है उसमें हम और प्रॉपर्टी देखें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, यानी बच्चा एक सवाल का एक ही उत्तर ना सोचे, बल्कि एक सवाल के हजारों तरीके सोच सकता है बच्चा। तो अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा तो उसमें टीचर को किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं, फोकसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स द एग्जिस्टिंग बिलीफ। तो अगर वो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करता है, ये नॉलेज बेस्ड लर्निंग हो गई बच्चे की। अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन ए पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन में नहीं जी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ये कहती है कि एक प्रश्न को हल करने के एक से ज़्यादा तरीके होंगे। बच्चा खुद अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर तभी बनेगा जब उसके पास हों एक समस्या के लिए कई सारे तरीके। ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम। हाँ जी, एक बड़ी समस्या को वो बड़ी समस्या के बजाय छोटे छोटे अगर हिस्सों में बांट देता है और हर हिस्से को अपने हिसाब से मैनेज करता है, तो उसकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव होगी, एनालिटिकली वो सोच सकता है और एक अच्छा गुड प्रॉब्लम सॉल्वर वो बन सकता है। केटर्स ओनली वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं जी। जो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं उसके दिमाग में एक साथ कई सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अगर एक ही पहलू पर ध्यान देगा तो फिर समस्या बड़ी बन सकती है समस्या का सॉल्यूशन होने की बजाय। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, जहां पर बड़ी और जटिल समस्या को छोटी और मैनेजेबल समस्याओं के अंदर विभाजित करें और उनको सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, असर्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे सामने। टीचर शुड यूज द मल्टी सेंसरी। अब मल्टी सेंसरी मटेरियल का मतलब क्या है, जहां पर एक से ज्यादा, यानी कि अगर हम मान के चलिए हम बच्चे को, अगर हम स्क्रीन दिखा रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं, उसमें बच्चा सिर्फ अपनी कुछ इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, देखने से संबंधित आंखों का, सुनने से संबंधित कानों का। तो वो कहते हैं कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी सेंसरी मटेरियल का प्रयोग करें, यानी कि जहाँ पर बच्चा अपने एक सेंस ऑर्गन से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का, इंद्रियों का प्रयोग करे और उसके अनुसार सीखता है, तो इससे बच्चे की जो नीड्स हैं वो कैटर होती हैं, उनकी प्रतिपूर्ति होती है एक समावेशी कक्षा में। चलिए, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहली बात तो सही है। अब रीजन के बारे में देखते हैं। Inclusive classroom should adopt the standardization of the curricular materials as well as the assessment strategy। यानी समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन संबंधी रणनीतियों को भी मानकीकृत रूप में अपनाना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड है वो गलत हो गया। अब स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड गलत कैसे हो गया, उसका ये कारण है कि जो करिकुलम हमारा मटेरियल है या हम असेसमेंट स्ट्रेटजी है, उनको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी कि मानकीकृत कर दिया। तो हमारे पास वो क्लास, इंक्लूसिव क्लास की जरूरतों को पूर्ति कैसे होगी। यानी कि इंक्लूसिव क्लास में जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से हम सभी बच्चों का असेसमेंट कर पाएं और एक ही मेथड से सभी बच्चों को पढ़ा पाएं, जबकि इंक्लूसिव क्लास तो ये कहती है कि अगर हमारे पास A, B, C, D 4 बच्चे हैं तो हो सकता है कि हमें 4 अलग अलग मेथड का प्रयोग करना पड़े बच्चे को सिखाने के लिए। साथ साथ हमें बच्चे के असेसमेंट के लिए भी अलग अलग मेथड्स की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो रीजन है वो गलत है और ए जो है असर्शन है जो बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, जहां पर दिया गया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। साथियों, अगले क्वेश्चन में अगर हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव में यानी कि रचनावादी, सो रचनावादी जो अप्रोच है उसके अंदर इंडिविजुअल इज ओके। सो रचनावाद, अगर हम बात को ध्यान से देखें, रचनावादी या कंस्ट्रक्टिज्म, सो जहां पर कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा यानी कि स्वयं क्या करेगा, निर्माण करेगा अपने ज्ञान का।
अपने ज्ञान का निर्माण करता बच्चा ही है, वह एक सक्रिय प्राणी है। तो निष्क्रिय प्राणी तो है नहीं, तो बच्चा एक सक्रिय प्राणी है, तो अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं करता है। ऑप्शंस को हम देखते हैं। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली, तो जहां पर निष्क्रिय शब्द आ गया बच्चे के संबंधित तो वो गलत हो गया। इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू द लर्न न्यू बिहेवियर्स, बच्चों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, तो ये बात भी, इस बात को भी हम करेक्ट नहीं मानेंगे। लर्निंग इज एक्सटेंडेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, बच्चे ने हमने समझ रखा है पहले से और उसी को हमें एक्सटेंड करना और ट्रांसफॉर्म करना, उसी को परिवर्तित करना है। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग, तो सिंपली राइटिंग नहीं है लर्निंग, ठीक है, कि जो आपकी कोरी स्लेट है, जो आपका जो ब्लैंक स्लेट है ब्रेन की, उसके अंदर सिर्फ सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस नहीं है लर्निंग, बल्कि लर्निंग तो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जहां पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग को एक्सटेंड करता है, उसको बढ़ाता है और साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करता है। और इसी बात को हम एसिमिलेशन और अकोमोडेशन टर्म से भी समझ सकते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्टिव जो लर्निंग है, इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव टीचर्स फैमिलराइज themselves with the daily lives and socio culture of the learners। हाँ, एक प्रभावी शिक्षक के लिए जरूरी है कि शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनके सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में परिचित हो, ताकि उसके अनुसार कक्षा में व्यवहार कर सकें और उसका व्यवहार कक्षा के अंदर इस प्रकार से प्रतिपादित हो कि बच्चे का सीखना अच्छी तरह से प्रभावित हो। सो लर्निंग टेक्स प्लेस इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो हमें ये कहती है कि जो बच्चा है, बच्चे के जो सामाजिक कल्चर है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो बच्चे के सीखने को प्रभावित करेगी। और अगर टीचर उसके प्रति परिचित भी है और संवेदनशील भी है, तो इन दोनों बातों में हम ये देख सकते हैं कि इससे बच्चे का सीखना सार्थक रूप से प्रभावित होगा। यानी कि बच्चा जो है अच्छे से सीख पाएगा अगर टीचर उसके सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ, जो कहता है ए और आर दोनों सही हैं और जो रीजन है वो अच्छे से परिभाषित भी करता है असर्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नोट। सो मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है नए स्किल्स को विकसित करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, मेमोराइज करना नहीं है। ज्ञान जो है, ज्ञान निर्माण का विषय है, ज्ञान रटने से संबंधित नहीं है। तो जो ऑप्शन 1 है वही गलत है और आपने गलत ही ऑप्शन को चुनना था कि कौन सा संबंधित नहीं है सीखने के अधिगम के मीनिंगफुल लर्निंग से। तो साथियों हम जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 फिर से असर्टिव रीजनिंग है। टीचर शुड एनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। तो ये बात ही गलत हो गई जी कि लड़कियां डेकोरेशन क्यों करेंगी। तो जो हमारा जेंडर बाइसनेस है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बाइसनेस होनी नहीं चाहिए क्लास के अंदर, जेंडर फ्री माहौल होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर असर्शन तो गलत हो गई और असर्शन गलत होते ही हमारे पास ओके सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आया हमारे पास। सो असर्शन दोनों सही है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। यहाँ पर हमें रीजन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि मुख्य रूप से अंतर्निहित जो जैविक भिन्नताएं उसके कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जबकि जो जेंडर है, जेंडर एक बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, जेंडर एक सोशल फैक्टर है और सोशल टर्म है, यानी समाज निर्माण करता है जेंडर का। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन आएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, काइनेस्टिक लर्नर्स प्रीफर टू लर्न थ्रू, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा मल्टी डायमेंशनल हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उससे संबंधित हमारे ये क्वेश्चन है। तो गति संवेदी जो बच्चे हैं वो उनके लिए सबसे बढ़िया चीजें क्या है, गति संवेदी काइनेस्टिक जो लर्नर्स होते हैं वो
अपनी मूवमेंट से, हाथों से पैरों को मूव करके या फिजिकल एक्सरसाइजेज से वहाँ पे ज़्यादा सीखते हैं। तो क्या वो देखकर ज़्यादा सीखेंगे? नहीं जी। टच करके नहीं, लिसन करके बिल्कुल नहीं। तो सो दे विल लर्न बाय डूइंग एंड मूविंग। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। हार्वर्ड गार्डनर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट के नज़रिए से। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर, while a scientist would exhibit high, तो ओके, एक वैज्ञानिक के अंदर किस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होनी चाहिए और एक स्कल्पचर जो है मूर्तिकार है उसके अंदर किस प्रकार की। तो साथियों, हार्वर्ड गार्डनर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के नज़रिए से, यहाँ जहाँ पर वैज्ञानिक के अंदर एक आपकी लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, जबकि जो स्कल्पचर है उसके हाथ पैर अच्छे से चलने चाहिए, यानी कि जब वो मूव करे, मूर्तियों को बनाए, तो उस प्रकार की जो बॉडीली काइनेस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका नेचुरलिस्टिक नहीं है, वैज्ञानिक तो ज़्यादातर नेचुरलिस्टिक नहीं होते हैं। ट्रांजिटिव ये भी नहीं है। हाँ, लॉजिकल मैथमेटिकल सही है और बॉडी काइनेस्टिक सही है। स्पेटियल और बॉडी काइनेस्टिक ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी के साथ साथियों हम जाएंगे, जो कि है जो साइंटिस्ट है उसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए और एक मूर्तिकार के अंदर जो गति संवेदी इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब इंक्लूजन को बढ़ावा कब मिलेगा? इंक्लूजन के लिए साथियों आपका जो स्टैंडर्ड करिकुलम है, ना तो स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो होता है और ना ही स्टैंडर्ड असेसमेंट, बल्कि उसके लिए तो आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि सभी बच्चों का समावेशन हो सके। जो लर्निंग है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए। जो सिगरेशन और लेबलिंग है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी टीचर को क्लास के अंदर ना तो बच्चों को अलग अलग इस प्रकार से बंटवारा करना है कि पृथकीकरण हो उसके, और ना ही बच्चों को लेबलिंग करना है। तो ऑप्शन 3 जहाँ पे है वो गलत है। तो ऑप्शन 3 हम फर्स्ट में देखेंगे, ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 यहाँ भी है, ऑप्शन 3 यहाँ भी है, यानी कि हमारा जो करेक्ट रिजल्ट निकल के आया वो है साथियों ऑप्शन 4, जो कहता है कि इंक्लूजन के लिए फ्लेक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग और एक्सेसिबल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स के अंदर जो रैंप वगैरह बनवाए जाते हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, ताकि सभी बच्चे, हर एक बच्चे को अपना हक मिल सके शिक्षा के अंदर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले 15 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सीडीबी का सेक्शन आने वाला है, उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चिल्ड्रन लर्न बेटर, बच्चे अच्छे से सीखते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, बच्चे का जब अनुभव कैसा होगा तब वो जो सीखते हैं। तो बच्चे स्वयं को अगर ये महसूस करते हैं कि उसके स्वयं का जो उत्साह है वो अच्छा है, तो उस दौरान वो सीखने का सबसे अच्छे स्तर पे होते हैं। चिल्ड्रंस लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस लो लेवल ऑफ अटरनेस ड्यूरिंग द एक्टिविटी। तो अगर सतर्कता कम है तो जी वो नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह है, हाँ, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है और कम एक्साइटेड भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत अधिक उत्साहित हैं तो भी और कम है तो भी बच्चे को समस्या आ सकती है। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, अगर बच्चा ये कहेगा कि भाई उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रदर्शन ही करना है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अधिगम व्यवस्था, तो व्यवस्था तो लर्निंग से रिलेटेड चीज़ है ही नहीं, जहाँ पर व्यवस्था आ जाती है वहाँ पर बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। 17th क्वेश्चन साथियों, असर्शन है आपका, चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 to 6 शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपरली विद और विद इन द लाइन्स। कि क्या बच्चे जो 5 से 6 साल के हैं उनको हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि लाइन्स के अंदर ही लिखना है और प्रॉपरली लिखना है।
ओके, बात सही है। यहाँ पर 5-6 साल का बच्चे को हम इनिशियली फोर्स नहीं करेंगे। चिल्ड्रंस गेन ए कंट्रोल ऑफ द फाइनर मोटर स्किल्स फ्रॉम 5-6 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। हाँ जी साथियों, क्योंकि जब तक बच्चा 5-6 साल का हो जाता है उसके फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म कौशल उतने ज़्यादा विकसित नहीं होते, और इसी का कारण है कि 5-6 साल के बच्चे से कि कम उम्र के बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि लाइंस के अंदर ही लिखिए या दाएं लिखिए बाएं लिखिए। तो इस संबंध में हम 5-6 साल से छोटे बच्चों का कारण यही है कि तब तक बच्चा अपने गति कौशलों पर अच्छे से नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता, और 5-6 साल के बाद धीरे धीरे उसकी जो माइक्रो स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप होंगी, फिर बच्चे का काम भी सही होगा। तो आर भी सही है, ए भी सही है, हम ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, चिल्ड्रन ऑफर कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट्स। क्या उनके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उनका अपनी ही दुनिया चल रही होती है और अपनी ही एक एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो यहाँ पर ऑन बीइंग प्रोब्ड एज टू व्हाई डज इट रेन सिया सेज। अब बारिश क्यों होती है इस बारे में जब सिया से पूछा गया, वो कहती है God was tired of carrying the buckets of water on his shoulders। तो देखिए कमाल का ये बच्चे की व्याख्या है। बच्चे ने कहा कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुका है, फिर वो गिरा देता है बाल्टियां और बारिश हो जाती है। अब बच्चे की ऐसी व्याख्याएं क्या हैं, इसके बारे में भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजें प्रदर्शित की है। तो साथ ही यहाँ पर हम देखें, डिपाइट दैट द चिल्ड्रन हैव ए इगोसेंट्रिक व्यू कैन नॉट कंसिडर द अदर्स व्यू पॉइंट। तो ये बात गलत है यहाँ पर। अगर हम दूसरा देखें, स्टेट दैट द चिल्ड्रंस आर नॉट कैपेबल, ये बात बिल्कुल गलत है। तो बच्चे ने ये सोच लिया, बच्चे के अंदर रीजनिंग तो है बट बच्चे ने ये सोच लिया कि जब कोई थक जाता है तो फिर वो पानी गिर सकता है, इसका मतलब रीजनिंग तो की है बच्चे ने। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें कि क्या ये प्रूव करता है दैट द चिल्ड्रन थिंकिंग इज मच लेसर देन द अडल्ट्स क्वांटिटेटिवली, कि मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। तो मात्रात्मक की बजाय यहाँ पर हम क्वालिटेटिव कहेंगे, गुणात्मक स्तर पर कम सोचते हैं। इंडिकेट द चिल्ड्रंस हैव द न्यू अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे अनुकूल समझ रखते हैं और उन घटनाओं को उससे जोड़ने की ही कोशिश करते हैं अपनी कल्चरल नॉलेज के साथ। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पियाजे डिस्क्राइब करता है कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स एज। तो पियाजे ने कहा कि स्टेजेस के अंदर होते हैं, और स्टेजेस पियाजे ने बांटी 4, और 4 जो स्टेजेस हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, और साथियों चौथी जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो 4 उसने क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस के अंदर इसको विभाजित किया है। हम जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। अब 20th क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल, जो ऋषभ है जो कि 7 साल का एक बच्चा है, 7 साल के लड़के ने खेलने के लिए गुड़ियां उठाई, उसके कुछ साथियों ने उसकी उस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है तो उसको कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो साथ ही यहाँ पर एक कमाल की बात है, लड़का जो है उसने गुड़ियां उठाई है, अब बाकी जो लड़के हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई लड़का होकर गुड़िया के साथ कैसे खेलना है। तो शिक्षक को चाहिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त व्यवहार कि जो गुड़िया हैं, गुड़िया के साथ भी लड़के खेल सकते हैं, दोनों ही खेल सकते हैं। सो ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, बात बिल्कुल गलत है। ऋषभ को कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्यों जी, ऋषभ खेल सकते हैं, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलना चाहिए, और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है, हर एक बच्चे को हक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में, और हमें तो जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं बढ़ावा देना, बल्कि जो अगर हम यहाँ पर देखें जेंडर रोल फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सो बिना कुछ कहे गुड़िया को हटाना क्यों नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, ऋषभ को खेलने देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस बच्चे को जैसे खिलौने के साथ खेलना है, लड़कियां क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़के बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो ये सारी चीजें इन द डेवलपमेंट टर्म्स। तो विकास के संदर्भ में एक समय सीमा, वेयर एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन amplified sensitive to the particular incentive for the development particular skills to functions in an efficient manner is referred to। तो साथियों यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेजेस आई हैं।
यहाँ पर ओके 4 ऑप्शंस हैं। इंसेंटिव पीरियड है, स्टिमुलेटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है या एनकोडिंग पीरियड है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि विकास की वह अवधि जहाँ पर बच्चे के सीखने के लिए अत्यधिक सेंसिटिव टाइम है, तो इस सेंसिटिव टाइम को हम क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज कहेंगे। तो ये आपका बच्चे का है क्रिटिकल पीरियड, जहाँ पर बच्चा सबसे अधिक सेंसिटिव रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अटेंशन, तो ADHD वाला बच्चा है जी। अब ADHD वाले बच्चे के लिए हमें क्या करना है? क्या विकर्षण और शोर करने के लिए अवॉइड करेंगे? तो हमें अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? तो ADHD वाले बच्चे के ऊपर हमें गुस्सा नहीं करना है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हाँ जी। बड़े टास्क को छोटे टास्क में तोड़ना है, हाँ जी, ताकि बच्चे का ध्यान बना रहे। मल्टी सेंसरी मटेरियल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें वही चीज चुननी थी जिसको हमें अवॉइड करना है, और वो है ऑप्शन 1। चलिए साथियों, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू देता है, क्या आर्ग्यू देता है? कि मोरल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर कंटिन्यूअस मैनर के अंदर होता है। ठीक है जी। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं जो मोरल रीजनिंग को बढ़ावा देते हैं, और नैतिक तर्क के पीछे सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ये बात भी ठीक है। नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है, हाँ जी। तो कोलबर्ग ने अलग अलग लेवल और स्टेजेस दी हैं। कोलबर्ग ने तीन लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के अलग अलग क्रम दिए हैं, और नैतिक तर्क के अंदर लिंग भेद नहीं होता, सांस्कृतिक अंतर और निरंतर रूप के बजाय उसने कहा है कि ये स्टेजेस के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 24, दो कोलबर्ग के अलग अलग लेवल से वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर एक हमारी स्टेज आती है, कुछ बच्चे होते हैं जहां पर हम देखें कि वो एक प्रकार से स्यूडो ऑडियंस विकसित कर लेते हैं। जैसे बच्चे एक स्टेज के अंदर जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि पूरा संसार ही उनको देख रहा है, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, बालों में कैसे कॉम्ब किया है, वो सारी बातें। तो इस प्रकार से एक विकास का एक ऐसा स्तर आता है जिसको हम कन्वेंशनल लेवल कहेंगे। ऑप्शन 4 हमारा जो सही आंसर होगा। कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चा ये देखता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ओके, जीन पियाजे ने कहा 4 + 5 = 9, सो 9 - 5 = 4। तो यह किस चीज का उदाहरण है? एनिमिज्म का उदाहरण नहीं है, इगोसेंट्रिज्म का उदाहरण नहीं है, दो तो हमके बिल्कुल गलत हो गए। इरिवर्सिबिलिटी और परसेप्चुअल सेंट्रेशन, इस चीज को हमें देखना है। तो यहां पर अगर हम देखें इरिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी ये दिखाती है कि अगर 4 + 5, अगर बच्चे ने ऐसा लॉजिकल टर्म विकसित कर लिए हैं कि 4 + 5 की अगर वैल्यू 9 है, तो उसने जब उस 5 को ट्रांसपोज किया दूसरी साइड से, रिवर्स किया, तो भी इसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये जो रूल है ये अपरिवर्तनीयता का रूल है, परसेप्चुअल सेंट्रेशन का रूल नहीं है। तो हम हो जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग ऑन देम ओनली। तो ये बात तो गलत है, शिक्षक को बच्चों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। तो ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2, लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली अथॉरिटेटिव, कि क्या एक ऐसे माहौल में जहां पर अथॉरिटेटिव व्यवहार है यानी डिक्टेटरशिप है टीचर की, वैसे माहौल में लर्निंग अच्छी नहीं होती। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। तो हम जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ, जहां पर जो हमें बताता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स बाय द टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस। वो बाधा नहीं डालती, स्कैफोल्डिंग तो बढ़ावा देती है सीखने को।
चलिए रीजन में क्या कहता है, लेव गोत्स्की ने प्रपोज किया चिल्ड्रंस लर्न्स इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट, कि बच्चे स्वयं ही करके सीखते हैं। और तो ये बात भी गलत है, जबकि उसने कहा था कि बच्चे सीखते हैं, लेकिन अगर बड़ा कोई कुशल व्यक्ति उनको सिखाने के लिए थोड़ी सी मदद देता है तो उनका सामाजिक अधिगम और उनके अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ, जो बताता है असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। Each of the following correctly describe the extrinsic motivation, यानी बाहरी तौर पर आई अभिप्रेरणा। तो बाहरी तौर पर आई अभिप्रेरणा ना ही व्यक्ति की संतुष्टि पे, ना ही व्यक्तिगत आनंद पे, ना ही आंतरिक कारकों पे आती है, जबकि वो आती है सिर्फ बाह्य परिणामों के आधार पे। तो हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। बाह्य अभिप्रेरणा बच्चे को वो लालच है जो सिर्फ बाह्य वातावरण से उसको मिला है। 2 important cognitive development milestones of the sensory motor। ओके, पियाजे ने सेंसरी मोटर जो स्टेज है, जो पहली स्टेज है, उसके अंदर उसने कहा कि उसके अंत तक, यानी कि जैसे जैसे सेंसरी मोटर स्टेज खत्म होती है 0 से 2 साल, यानी लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच में, बच्चे के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं जी। एक तो आ जाता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का हम सिंपली मतलब ये समझे कि अगर बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हम खिलौने को छुपा लेते हैं और ये कह देते हैं कि मान के चलिए कि चिड़िया ले गई, तो चिड़िया ले गई वो तब तक उसको मानता है जब तक वो 1.5 साल का या 2 साल का नहीं हो जाता। लेकिन बच्चे में जैसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई, इसका मतलब बच्चे को ये पता है कि चीज आपने छुपा ली फिर भी वो चीज वहां पर है। ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंट। और दूसरी है साथियों डेफर्ड इमिटेशन, कि बच्चा अनुसरण करता है। तो जब बच्चा डेफर्ड इमिटेशन करना शुरू करेगा, डेफर्ड का मतलब है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो डेफर्ड इमिटेशन करेगा तभी वो बच्चा, जैसे बच्चे को क्या बोलना सिखाते हैं, पा 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 या मा 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 मा, इस प्रकार से बच्चा जो डेफर्ड इमिटेशन है, अनुकरण है, वो सारी चीजें बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। ये 2 माइलस्टोन है सेंसरी मोटर स्टेज के। चिल्ड्रंस क्या है जी? चिल्ड्रंस वो टैबुला रसा या ब्लैंक स्लेट से, ठीक है, ऐसा भी है। सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रभावित होते हैं, तो टैबुला रसा या खाली स्लेट्स नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होते हैं और जिसमें वे बड़े होते हैं, आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और नियति तय नहीं करती, अनियंत्रित नहीं होते, और ना ही वो खाली स्लेट्स हैं कि जिसको कैसे भी भर दिया जाए, जबकि वो सांस्कृतिक रूप से एक एक्टिव प्राणी है और वहीं पे प्रभावित भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो साथियों ये 30th क्वेश्चन का आंसर था। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके या मेल आईडी पे, कॉन्सेप्ट क्लासेस, डाउट सेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ और प्रॉपर असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी। साथ में आप हमारे चैनल द पीएच क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की जहां पर सीडीपी आने वाली है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं क्लास नंबर 6 में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।